headlines in civil aviation. Now I am become death, the destroyer of worlds. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम से आज तक धरती के औसत तापमान में लगभग 1.2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की वजह से। 2016 में 196 पार्टियों ने पेरिस में इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन क्लाइमेट चेंज पर साइन करा था। इस ट्रीटी का मकसद था अलग देशों को इकट्ठे लाना जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ी तापमान में वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रख पाएं और हो सके तो इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस से भी कम रखें। अफसोस उस दिन से लगभग 8 साल बाद आज हम उस 2 डिग्री सेल्सियस के टारगेट से अभी भी काफ़ी दूर हैं। इस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने कहा था कि इंडिया कार्बन एमिशंस को कम करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा और अपने फॉरेस्ट कवर को बढ़ाएगा, क्योंकि पेड़ हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सोख लेते हैं। अब हालांकि पिछले 8 सालों में इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में कुछ अच्छे रिजल्ट्स दिखाए हैं, अभी भी हम बिजली के लिए अपनी कोयले की डिमांड को कम नहीं कर पाए। और जिस हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं अभी लग नहीं रहा कि अगले कुछ सालों में हम फॉसिल फ्यूल्स पर अपनी निर्भरता खत्म कर पाएंगे। खुद ही सोचो, अभी पिछले कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल में आंदोलन चल रहे हैं क्योंकि एक घने जंगल को काटा जा रहा है कोल माइनिंग करने के लिए, ताकि देश अपनी बिजली की डिमांड को पूरा कर सके। कहा जाता था कि ये घना जंगल देश के फेफड़ों की तरह है, पर फिर भी लाखों पेड़ काट दिए गए। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए सोचो, आपका एक दोस्त है जो ओवरवेट है और वो अपना वजन कम करना चाह रहा है, इसलिए ये जिम ज्वाइन करता है, पर अब रोज शाम को जिम से लौटकर ये 2 रोटी की जगह 6 रोटी खाने लगता है। तो क्या इसका वेट घटेगा? जरा सोचो। जस्ट इमेजिन। इसलिए जब तक हम अपनी फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भरता बनाए रखते हैं हम अपनी कार्बन एमिशंस को घटाने में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, चाहे हम कितने मर्जी सोलर पैनल लगा लें। ऑफ कोर्स ये कहना आसान है और करना मुश्किल है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल से निर्भरता तोड़नी एक बहुत ही कठिन टास्क है जो अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश भी अब तक नहीं कर पाए हैं। तो इस लड़ाई को जीतने के लिए सब देशों को, सब लोगों को इकट्ठे आना पड़ेगा। हर एक छोटे से छोटे इंसान की कंट्रीब्यूशन भी मायने रखती है। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद सिर्फ अपने घर में रोज फालतू की लाइटों को बंद करने लगते हो तो ये भी एक अच्छा तरीका है अपनी जिम्मेवारी निभाने का। अगर आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो लोगों को जागरूक करने के लिए, अगर आप लोगों को क्लाइमेट चेंज के बारे में समझा सकते हो नो तो ये भी एक तरीका है अपनी जिम्मेवारी निभाने के लिए। अगर आगे जाकर औसत तापमान में वृद्धि 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गई तो इंडिया में जो 2015 में ये हीट वेव हुई थी जिसकी वजह से हजारों लोग मारे गए और रोडें पिघलने लगी थी, Temperatures have soared to 47 degrees Celsius. ऐसी हीट वेव फिर शायद हर साल होने लगे। और अगर औसत तापमान में वृद्धि 2 डिग्री सेल्सियस को पार कर गई तो ये सब कुछ होगा। इससे पूरी दुनिया उछल पुछल हो सकती है, जिसकी वजह से हमारी सेहत पर बहुत असर पड़ेगा। कैसे, ये हम वीडियो में आगे समझेंगे। वो लद्दाख को बेचने लगे, खरीद फरोख्त करने लगे। क्या हाल है दोस्तों, आपने शायद न्यूज़ सुनी होगी लद्दाख में फेमस इंजीनियर सोनम वांगचुक कुछ दिनों से क्लाइमेट फास्ट पर हैं। इनका फास्ट लद्दाख में 6 शेड्यूल की इम्प्लीमेंटेशन और इसके इकोसिस्टम को बचा कर रखने की मांग पर है। सैकड़ों उद्योग लगे, माइनिंग हो, उसकी धूल और धुएं से हमारे ग्लेशियर्स तो जल्द ही खत्म हो जाएंगे। ये कई सालों से लोगों को चेतावनी दे रहे हैं कि लद्दाख के इकोसिस्टम को बचाकर रखना बहुत ज़रूरी है अगर हम जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई को जीतना चाहते हैं। इनके मुताबिक लद्दाख में 6 शेड्यूल लागू करने से ये इलाका लार्ज स्केल कमर्शियल टूरिज्म और खनन जैसी इंडस्ट्रियल एक्सप्लॉयटेशन से बचा रह पाएगा, क्योंकि लद्दाख का इलाका बहुत ही सेंसिटिव है, यानी बहुत नाजुक है और ये इस तरह की कमर्शियल एक्टिविटी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सोचने में लगता है कि क्लाइमेट चेंज सिर्फ दूर दूर के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को तंग करेगा। आप और मैं, हम शहरों में रहते हैं, हमारे पास पंखे, एसी, ये सारी सुविधाएं हैं, तो आखिर में अगर अगले कुछ सालों में तापमान में थोड़ी बहुत वृद्धि भी होगी तो क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसा ही लगता है ना। पर एक्चुअली में कहानी काफ़ी फ़र्क है। हमें पता है कि हमारे वातावरण में जब कई गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन इनकी संख्या बढ़ती है तो ये एटमॉस्फेयर में हीट को ट्रैप करते हैं, जिसकी वजह से तापमान में वृद्धि होती है।
इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। आपने शायद इसके बारे में स्कूल में पढ़ा होगा। बिजली बनाने के लिए जब कोयला, तेल या नेचुरल गैस को जलाया जाता है तो ये हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं और वही कार्बन फिर हीट को ट्रैप कर यानी गर्मी को अपने अंदर सोख कर तापमान में वृद्धि लाता है। अब अगले कुछ सालों में जैसे जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी तो इसके साथ धीरे धीरे एवरेज तापमान में वृद्धि होती जाएगी। तो इस कारण गर्मियों में हीट वेव्स बहुत कॉमन हो जाएंगी। एक हीट वेव सिर्फ एक टाइम पीरियड होता है जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा नमी हो। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी IPCC के मुताबिक आगे जाकर इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के इलाके में बहुत ज़्यादा खतरनाक हीट वेव्स आएंगी। जब तापमान में गर्मी होती है तो हमारा नर्वस सिस्टम हमारे स्वेट ग्लैंड्स को सिग्नल देता है हमारी त्वचा पर पसीना छोड़ने की। त्वचा पर ये पसीने की बूंदें अपने अंदर बॉडी की गर्मी को सोख लेती हैं और जब ये इवेपोरेट होती हैं तो ये अपने साथ बॉडी की गर्मी को शरीर से दूर ले जाती हैं। अब जब एक हीट वेव की वजह से तापमान में इतनी ज़्यादा नमी होती है तो ये पसीने की बूंदें ठीक से इवेपोरेट नहीं हो पाती और फिर हमारी बॉडी अपने आप को पूरी तरह कूल डाउन नहीं कर पाती। साथ ही क्या होता है कि नॉर्मली गर्म तापमान में रात के टाइम शरीर अपने आप को ठंडा करता है, पर जब एक हीट वेव आती है तो रात में ये कूल डाउन होने का टाइम घट जाता है, जिसकी वजह से बॉडी और ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती है और इस लगातार स्ट्रेस की वजह से हीट स्ट्रोक हो सकता है। एक हीट स्ट्रोक में पहले आपको हद से ज़्यादा पसीना आएगा, सर दर्द और नौजिया होगा डिहाइड्रेशन की वजह से। फिर धीरे धीरे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स के आसपास जो खून होता है वो ज़्यादा गर्म होने लगेगा, तो इसे ठंडा करने के लिए बॉडी इस खून को बाहर की तरफ आपकी त्वचा की ओर फ्लश करेगी। इससे त्वचा लाल होने लगेगी और अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो फिर ऑर्गन फेलियर हो सकता है, जैसे एक सडन हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक। एल सैल्वाडोर देश में लगभग 1/4 मर्दों को क्रॉनिक किडनी डिजीज की प्रॉब्लम है। माना जाता है कि ये खेत में काम करते वक्त डिहाइड्रेशन की वजह से है। रिसर्च के मुताबिक तापमान में वृद्धि और किडनी डिजीज के बीच एक लिंक है। तो डिहाइड्रेशन की वजह से लोगों की किडनीज पर असर पड़ सकता है, स्पेशली जो लोग आउटडोर काम करते हैं जैसे किसान और मजदूर। तापमान में वृद्धि की वजह से जो ग्लेशियर्स हैं यानी जो हिमनद हैं वो और तेज़ी से पिघलने लगेंगे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ी बाढ़ आएगी। बाढ़ की वजह से लोगों के घर बार तो टूटेंगे ही, पर साथ साथ फसलें भी नष्ट हो जाएंगी और फिर ज़्यादा गर्मी की वजह से कई फसलें तो वैसे ही ख़राब हो जाएंगी। ज़्यादा गर्म तापमान में मक्की और गेहूं की उपज वैसे ही घट जाती है। साथ ही जो बारिश का नेचुरल साइकिल है वो हिल जाएगा। अभी रिसर्च ने दिखाया है कि साउथ एशिया के इलाके में मॉनसून की बारिश लगभग 20% ज़्यादा होगी सन 2050 तक, और इतनी ज़्यादा बारिश फिर फसलों को और ख़राब करेगी। इसलिए इन क्लाइमेट चेंज इवेंट्स को एक नेगेटिव फीडबैक साइकिल की तरह देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक रोड रोलर में पहाड़ के टॉप पर बैठे हो ये बैलेंस और अचानक से इसकी ब्रेक फेल हो जाती है तो पहाड़ के नीचे तक जितनी दूरी ये कवर करेगा उतना ये तेज होता जाएगा, पब्लिक चिल्ला रही थी, और उतना ही ज़्यादा ये नीचे जाकर नुकसान करेगा। तो इसे यहाँ रोकना आसान है, यहाँ रोकने की जगह। इसलिए जलवायु परिवर्तन ऊंचे पहाड़ पर खड़ा एक रोड रोलर की तरह है जिसकी ब्रेक फेल हो गई है। जितनी स्पीड ये पकड़ेगा उतना ही जाकर ये नीचे नुकसान भी करेगा। अभी ऑलरेडी इंडिया पूरी दुनिया के 1/4 कुपोषित यानी अंडर नरिश लोगों का घर है। अब सोचो अभी आगे जाकर और जनसंख्या बढ़ेगी तो आगे जाकर जब ऐसी फसलें खराब होंगी तो और कितने लोग भूखे रह जाएंगे, ज़रा सोचो। ऐसी एक सिचुएशन में खाने के दाम तो आसमान छू जाएंगे। आप और मैं शायद भूखे ना मरें, पर फिर हमें अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा खाने पर खर्च करना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं कि एक हेल्दी डाइट और हेल्दी खाना आज के टाइम पर महंगा है, तो सोचो आगे जाकर ऐसी सिचुएशन में तो ये बजट से बाहर ही हो जाएगा। कुछ इंटरेस्टिंग रिसर्च ने दिखाया है कि जैसे जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन की संख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारे खाने में पोषण कम हो रहा है। बेसिकली जब कार्बन ज़्यादा होती है तो फसल साइज में बड़ी हो जाती है पर इसका पोषण कम रह जाता है। इसे CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है और फ्यूचर में मैं इस पर एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करने का सोचिएगा। इतना ही नहीं, कार्बन ज़्यादा होने की वजह से फसलों में प्रोटीन की मात्रा कम हो सकती है क्योंकि कार्बन फसलों की नाइट्रोजन अपटेक के साथ छेड़छाड़ करता है। इसकी वजह से फसलों में कम नाइट्रोजन पहुंचेगा और गेहूं, मक्की और जौ जैसी फसलों में प्रोटीन की मात्रा कम हो जाएगी। साथ ही जिंक, आयरन और मैग्नीशियम जैसे कीमती मिनरल्स की मात्रा भी
कम हो जाएगी। ठंडे दिमाग से सोचो, क्या आपको अभी भी लगता है कि क्लाइमेट चेंज सिर्फ लद्दाख जैसे दूरदर्ज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों पर असर करेगा? अभी तो पोल्यूशन और मेंटल हेल्थ पे बात करनी बाकी है। तापमान में वृद्धि होने से एटमॉस्फेयर में ग्राउंड लेवल ओजोन नाम की एक गैस बनती है जो हमारे फेफड़ों को बहुत नुकसान पहुंचाती है। इंडिया के कई सारे शहरों में एयर क्वालिटी ऑलरेडी बहुत खराब है, और तो और कुछ लेटेस्ट रिसर्च आ रही है जो एयर पोल्यूशन और बच्चों में ऑटिज्म की बीमारी के बीच एक लिंक दिखा रही है। रिसर्च के मुताबिक एयर पोल्यूशन हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स की डेवलपमेंट को खराब कर सकता है। अब फाइनली आते हैं मेंटल हेल्थ पर। नेचुरल डिजास्टर्स जैसे बाढ़, लैंडस्लाइड्स, खाने की कमी, ये सारी चीज़ें स्ट्रेस लेवल्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगी, जिसकी वजह से डिप्रेशन और सुसाइड के रेट्स और ज़्यादा बढ़ेंगे। कई वैज्ञानिक इस इफेक्ट को क्लाइमेट ट्रॉमा या क्लाइमेट डिप्रेशन का नाम देते हैं। ये ट्रॉमा नेचुरल डिजास्टर से जूझते हुए लोगों को तो इफेक्ट करता ही है, पर साथ साथ आम आदमी को जो सिर्फ इसकी खबर सुन रहे हैं, ये उनके दिमाग पर भी असर करता है। आप सोचो, एक छोटे से वायरस ने अच्छे लोगों की मेंटल हेल्थ की धज्जियां उड़ा दी। अब जलवायु परिवर्तन की वजह से जो नेचुरल डिजास्टर्स होंगे और जो खाने की कमी होगी, इससे बचने के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करेंगे। वैज्ञानिक इसे क्लाइमेट माइग्रेशन का नाम देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे क्लाइमेट रेफ्यूजीज पैदा होंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर मायर्स के मुताबिक सन 2050 तक 20 करोड़ लोग क्लाइमेट रेफ्यूजीज बन सकते हैं। नोटेबली इंडिया के जो कोस्टल एरियाज हैं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ साइक्लोन्स फानी और अम्फान ने ऑलरेडी इस चीज़ का थोड़ा सा ट्रेलर दिखाया है। और इंडिया में ऐसे कई सारे और एरियाज हैं जो नेचुरल डिजास्टर के बहुत हाई रिस्क पर हैं। तो अब शायद आप समझ रहे होंगे कि जलवायु परिवर्तन का खतरा असली है और ये आपके और मेरे फ्यूचर और हमारी सेहत को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। हम अपनी सेहत को बनाने के लिए क्या कुछ नहीं करते, जिम, डाइट, सप्लीमेंट्स, पर अब टाइम आ रहा है कि हम अपनी धरती की सेहत के बारे में भी थोड़ा सा सोचना शुरू करें। कई लोगों का मानना है कि एक कार्बन टैक्स लागू करना, Top recommendation, honestly, would be just to have a carbon tax. कोयला, ऑयल, नेचुरल गैस ऐसे फॉसिल फ्यूल्स के यूज़ पर एक अच्छा तरीका हो सकता है कार्बन एमिशंस को कम करने का। बेसिकली ऐसे एक कार्बन टैक्स का मकसद होता है फॉसिल फ्यूल्स को इतना महंगा कर देना कि कंपनीज को एक प्रोत्साहन मिले सोलर और हाइड्रो जैसी ग्रीन एनर्जी यूज़ करने का। इस सोल्यूशन में कई उलझने हैं, क्योंकि अब बिजनेसेस के ओवरहेड खर्चे बढ़ जाएंगे तो कस्टमर को चीज़ें ज़्यादा महंगी मिलेंगी, जीडीपी पर असर होगा, पॉलिटिकल प्रेशर बहुत होगा। ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल ले लो। 2012 में ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर जूलिया गिलर्ड की लीडरशिप के अंदर लगभग 500 बड़ी कार्बन इमिट करने वाली कंपनीज पर कार्बन टैक्स लागू करा गया था। उस टाइम पर इस टैक्स की प्राइस थी $24 हर एक टन कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन के लिए। अब कई लोग जो क्लाइमेट साइंटिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट थे, उन्होंने इस टैक्स का सपोर्ट करा। We in Europe think that it's very good. पर जो ऑपोजिशन पार्टी थी, उसको एक मुद्दा मिल गया रूलिंग पार्टी के खिलाफ। So if this tax comes in as the government wants it to come in, we won't be able to turn on our air conditioner or our heater. और ये मुद्दा ऑस्ट्रेलिया की 2013 फेडरल इलेक्शन में एक बहुत बड़ा फैक्टर था। इलेक्शन जीतने के बाद टोनी एबट की सरकार ने कार्बन टैक्स को हटा दिया। अब रिसर्च ने दिखाया है कि जिस टाइम पीरियड में कार्बन टैक्स लागू था तो कार्बन की इमिशंस कम हो गई, और फिर जब कार्बन टैक्स को हटा दिया गया तो कार्बन की इमिशंस वापस बढ़ गई। अब ध्यान से सोचो, अगर धरती तप रही हो, बाहर लोग हीट स्ट्रोक से नीचे गिर रहे हो, हवा में पोल्यूशन और प्लेट में पोषण की कमी हो, मीडिया में दिल दहलाने वाली खबरें हों और दिमाग में दुनिया भर की टेंशन हो, तो क्या आप एक हेल्दी जिंदगी जी पाएंगे? अगले वीडियो तक चलते फिरते रहो एंड टेक केयर।